हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, कार्डिनल ऑफ फाइनाइट सेट। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट। तो जैसे कि इसका नाम है एम्प्टी, नल, वॉइड, इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब होता है खाली। ठीक है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा भी सेट हो सकता है जो जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ऐसा सेट बनाने की क्या जरूरत है जिसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैथ्स के अंदर। तो देखते हैं। तो इसका मतलब है कि जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। ओके। तो फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक बी सेट है। B is equal to x such that x is a student presently studying in both classes 10th and 11th। क्या बोल रहा है ये कि B एक ऐसा सेट है जिसमें प्रेजेंटली यानी कि एक ही टाइम पर वो जो स्टूडेंट है वो 10th में भी पढ़ रहा है और 11th में भी पढ़ रहा है। तो क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि इस सेट में कोई भी स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सेट बी है ये एक एम्प्टी सेट कहलाएगा। ओके। तो जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। अब सवाल यह है कि इसको कैसे डिनोट करते हैं। तो एम्प्टी सेट को जो है सिंबल फाई से डिनोट करते हैं। फाई हमारा एक ग्रीक लेटर है। ओके। तो कैसा है ये? जीरो है और इसके ऊपर हमने एक लाइन खींचनी है। ठीक है। तो इसको फाई से डिनोट करते हैं या फिर दो करली ब्रैकेट लगा दिए और इसके बीच में कुछ नहीं लिखा रहता है। तो आप केवल जो है दो करली ब्रैकेट को भी यूज कर सकते हो। बट मोस्टली जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो फाई है इसी को ज्यादातर हम यूज करते हैं। ओके। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एम्प्टी सेट या फिर नल सेट के बारे में। तो पहला एग्जाम्पल है आपका कि लेट ए इज इक्वल टू, आपका सेट है x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक ऐसा प्राइम नंबर जो दो से बड़ा हो। लेकिन आपको तो पता है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसमें एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2। क्योंकि अगर आप इससे बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर ढूंढने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली अगर इवन है तो 2 से डिवाइड होगा, और अगर 2 से डिवाइड होगा तो प्राइम नंबर कैसे होगा? ठीक है ना। तो एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो होता है हमारा 2। तो दो से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो ये सेट ए है वो कैसा है? एम्प्टी है, इसके अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज रियल नंबर। पहली बात क्या है कि x एक रियल नंबर है, और दूसरा ये कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2। क्या मतलब हुआ इसका? कि आपका जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 यानी कि एक ऐसा रियल नंबर जिसका स्क्वायर -2 है। ओके। या फिर आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि आपने एक ऐसा इसका स्क्वायर रूट ले लेना है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ -2। आपको पता है कि रियल की दुनिया में यानी कि रियल नंबर्स के सेट में रियल नंबर्स में आप जो है -2 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो। ओके। तो इसका कोई रियल आंसर नहीं है, रियल नंबर में कोई आंसर नहीं है। हालांकि एक और दुनिया है जहां इसका आंसर एग्जिस्ट करता है, बट रियल के केस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 का सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए बी आपका कैसा सेट हुआ? एम्प्टी सेट हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? कांट फाइंड रियल स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। ओके। नेक्स्ट है आपका c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6। तो एक ऐसा नंबर है, पहली बात वो नेचुरल नंबर है, और दूसरी बात ये कि वो 5 और 6 के बीच में लाई करता है स्ट्रिक्टली। अब आपको पता है कि 5 के बाद जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर आता है वो 6 आता है। तो 5 और 6 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर ही नहीं है ना। तो इस केस में भी आपका जो सी है वो कैसा सेट हो गया? एक एम्प्टी सेट हो गया। राइट। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट एम्प्टी सेट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट का क्या मतलब होता है? ऐसा जो एक जगह पे खत्म हो जाए। ठीक है। और इनफाइनाइट सेट का क्या मतलब होता है? जो हमेशा चलता रहे, जिसका कोई अंत नहीं है।
ओके। तो ऐसे भी सेट होते हैं जिसके अंदर कुछ सीमित, कुछ फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स होंगे, कुछ फाइनाइट नंबर होंगे, और एक ऐसे भी सेट्स होते हैं जिसके अंदर आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत सारे होंगे, इतने सारे होंगे कि वो इन्फिनिटी तक जाएंगे, उनको हम अप्रोच नहीं कर सकते। ओके। तो इसके अंदर आपके दो सेट आ गए, एक आ गया फाइनाइट सेट, दूसरा आ गया इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट की क्या डेफिनेशन हो सकती है कि फाइनाइट सेट क्या हो सकता है, या तो एक एम्प्टी सेट हो सकता है। एक चीज आप ध्यान में रखिए कि आपका जो एम्प्टी सेट होता है वो भी फाइनाइट सेट होता है। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट के पास कितने एलिमेंट होते हैं, कितने मेंबर होते हैं? एक भी नहीं, यानी कि कितने हुए? जीरो मेंबर। तो क्या जीरो फाइनाइट नंबर है? बिल्कुल है। इसीलिए एम्प्टी सेट भी आपका फाइनाइट सेट के अंदर आता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसके पास होंगे वो आपका फाइनाइट सेट होगा। और इनफाइनाइट सेट यानी कि जिसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। ओके। अब चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं फाइनाइट सेट के। कौन से एग्जांपल हैं? जैसे कि, तो पहला एग्जांपल है आपका, लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, यानी कि एक हफ्ते में जो भी दिन आते हैं उनका सेट बनाया गया है। ठीक है। तो ऑब्वियसली 7 दिन आते हैं, तो 7 कैसा नंबर है? एक फाइनाइट नंबर है। तो आपका जो डब्ल्यू है इट इज फाइनाइट। ठीक है। अगर आप इसका बनाने जाओगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू संडे मंडे ट्यूसडे अप टू सैटरडे, आप ये कलेक्शन लिख भी सकते हो। ठीक। सेकेंड है, लेट एस बी द सेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वेयर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप थोड़ा सा ये भी लिख सकते हो कि लेट एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑब्वियसली ये रियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 के कितने स्क्वायर होते हैं, कितने सॉल्यूशन आएंगे? दो सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि इसका डिग्री कितना है? 2 है। तो एक एक्स इज इक्वल टू एक तो 4 इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। और दूसरा आपका x इज इक्वल टू -4 जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये दोनों इसके सॉल्यूशन हो गए, और इसका सेट कितना हो जाएगा? इसका सेट ये बन जाएगा 4 कॉमा -4। ठीक है। और कितने एलिमेंट है इसके पास? 2 है। तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। फिर आपका एम्प्टी सेट, एम्प्टी इज फाइनाइट सेट एज इट कंटेन 0 और नो एलिमेंट। ठीक है। सो ये हो गया आपका फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है आपका, ऑब्वियसली जो आपके दिमाग में आता है, इट इज नेचुरल नंबर। ठीक है। अब एक चीज आपने थोड़े से ध्यान से देखनी है कि नेचुरल नंबर को लिखा कैसे जाता है। आप एन लिखेंगे। ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप फिलहाल जो है इस बार को यहाँ पे लगाएं बीच में, जरूरी नहीं है कि ऐसे 2 लाइनें ही आप बनाएं। ठीक है। नॉर्मल एन भी लिख सकते हो आप। तो एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, और फिर उसके बाद डॉट 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 लगाते हैं। तो कम से कम आप 3 डॉट तो जरूर लगाइएगा। ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड वे होता है किसी भी ऐसे नेचुरल नंबर, इंटीजर, इनको लिखने का। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेट ऑफ और नेचुरल नंबर। अब इसमें भी मैंने क्या किया है? कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हैं। फिर और नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1, फिर 3, 5, 7, फिर से मैंने कम से कम 3 डॉट लगा रखे हैं। ओके। तो इस तरह से आपने भी डॉट लगा देना है। तो शुरुआत के कम से कम 2-3 जितने भी, जिससे हमें पैटर्न दिखाई पड़े। ओके। पैटर्न पता चले कि अच्छा ये और नंबर का पैटर्न चल रहा है, तो उतने आप एलिमेंट लिखिए, उसके बाद डॉट डॉट जरूर लगाएं। फिर नेक्स्ट है आपका सेट ऑफ इंटीजर्स। तो जैसे और नंबर है, ये भी ऑब्वियसली इन्फिनाइटली मेनी एलिमेंट्स है इसके अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर भी इन्फिनाइटली मेनी एलिमेंट्स है। तो ये दोनों इन्फिनाइट सेट हुए। उसी तरह से आपका जेड सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें क्या होता है कि 0 से लेकर इस साइड यहाँ भी इन्फिनाइटली मेनी जाते हैं, और 0 से लेकर इस साइड यहाँ पे जो है माइनस इन्फिनिटी तक सारे इंटीजर्स जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ से भी मैंने 3 डॉट लगाए हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है? इन्फिनाइटली मेनी। तो ये इन्फिनाइट सेट हुआ। फिर है जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। ओके। कोई भी आपने एक लाइन ले ली, क्या आप गिन के बता सकते हो कि इसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं? ऑब्वियसली हमें ये चीज तो पता है कि जो लाइन है वो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनती है।
लेकिन कितने पॉइंट से मिलकर बनती है ये मैं मालूम नहीं है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि दे आर इन्फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। ओके, सो ये भी कैसा है, ये एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। फिर है आपका सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर यानी कि यही पूरी आपकी रियल की जो लाइन होती है, इसके अंदर क्या आ जाते हैं, सारे नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, ये सारे नंबर इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये भी कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। फिर है सेट ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और इरेशनल नंबर को हम क्यू के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट पे मैं सी लिख रही हूँ, तो इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपकी बुक में कुछ अलग तरीके से डिनोट किया जाए, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत से डिनोशन होते हैं। ठीक है ना। सो फिलहाल हम यहाँ पे इरेशनल नंबर को क्यू की पावर सी ऐसा डिनोट करेंगे। अब इसका रीजन क्या है वो आप आगे जब पढ़ेंगे तो वहां पे पता चल जाएगा कि ये सी का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके इनफाइनाइट सेट के। नेक्स्ट बात है थोड़ा सा कुछ ध्यान में रखने वाली। पहली बात ये कि जो ये कर्ली ब्रैकेट है और इसमें खाली जगह है, इसे एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, फिर कंफ्यूजन होता है कि अच्छा एम्प्टी सेट के अंदर जीरो एलिमेंट होते हैं। देखो, एम्प्टी सेट के अंदर जीरो एलिमेंट होने का मतलब होता है कि उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो हम ये लिखते हैं ना, दो करली ब्रैकेट के बीच में जीरो लिखते हैं, ये आपका एम्प्टी सेट नहीं है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर ये जीरो एक नंबर है, ये मेंबर है। ठीक है, तो कई बार जो है स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक, तो अगर मैं पूछूं तो इसके अंदर कितने मेंबर है, इसके अंदर एक मेंबर है। ठीक है, वो कौन, वो जीरो। और इसके अंदर एक भी मेंबर नहीं है, तो ये आपका एम्प्टी सेट है, ये आपका एम्प्टी सेट नहीं है। तो ये चीज आप एकदम गांठ बांध के याद रखेंगे। फिर है अ सेट विच हैज वन एलिमेंट, उसे सिंगलटन सेट कहा जाता है। और मैंने अभी कौन सा आपको एग्जांपल दिया, ये तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये जो मैंने ऊपर वाला लिखा हुआ है ना, ये आपका क्या है, एक सिंगलटन सेट का उदाहरण है, एक सिंगलटन सेट का एग्जांपल है जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है। ओके, ऑब्वियसली हाँ, हियर दिस इज सिंगलटन सेट। फिर c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के जो सॉल्यूशन होंगे, एक तो वो आपका क्या होगा, 3 होगा, और दूसरा क्या होगा, -3 होगा। लेकिन ये सेट क्या बोल रहा है कि ऐसा सॉल्यूशन जो नेचुरल नंबर हो। ठीक है, अब -3 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं है, तो ओनली 3। मतलब क्या कि सी के अंदर सिर्फ कौन सा एलिमेंट आ रहा है, कौन सा मेंबर आ रहा है, वो है आपका 3। ठीक है, मैं चाहूँ तो ऐसा भी बोल सकती हूँ कि सी के अंदर कौन सा नंबर आ रहा है, लेकिन नहीं, हमें इस चीज के साथ कंफर्टेबल होना है कि इसके अंदर जो मेंबर होते हैं उनको एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इस चीज का जो भी कंफ्यूजन रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। ओके, एक और चीज यहाँ पे कह रहा है कि अ सेट ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म बिकॉज सेट डू नॉट फॉर्म एनी पर्टिकुलर पैटर्न। अभी हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा, हमने नेचुरल नंबर को भी रोस्टर फॉर्म में लिखा था, है ना। रोस्टर फॉर्म मतलब आप समझते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली एलिमेंट लिख दिए। फिर हमने इंटीजर को भी लिखा, लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हमने रैशनल को, इरैशनल को और रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उनका पैटर्न कैसा है। आप समझ रहे हैं इस बात को। जैसे कि हमने अभी पिछली वाली स्लाइड में देखा कि चलो, जो आपका नेचुरल नंबर है उसके अंदर कैसे एलिमेंट आते हैं, उसके अंदर आता है आपका 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से आते हैं, है ना। तो यहाँ से हमको पैटर्न समझ में आ रहा है। तो ये डॉट डॉट करने का मतलब ये है कि हाँ भाई, इसके आगे के पैटर्न हमको पता है। उसी तरह से ऑड में, इवन में, इंटीजर्स में। लेकिन अगर मैं रियल की बात कहूँ तो इसका पता ही नहीं है कि शुरू कहाँ से होगा और खत्म कहाँ पे होगा।
ठीक है, हम ये भी नहीं बता सकते कि अगर मैं 1 ले रही हूँ रियल में से, तो 1 के जस्ट नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा, ये भी हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो इनका कोई पैटर्न नहीं है, इसलिए हम इनको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। रीजन आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है। ओके, सो रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इनको हम रोस्टर फॉर्म में कभी भी नहीं लिखते हैं, नेवर। चलिए अब बात करते हैं इक्वल सेट की। तो जब इक्वल सेट की बात चल रही है, तो इक्वालिटी की कॉन्सेप्ट कहाँ पे आती है, जहाँ पे एक से ज्यादा चीजों की बात हो, है ना। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम दो सेट के बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए ए और बी आपके दो सेट हैं, ठीक है। तो इनको इक्वल कब कहेंगे, समझ तो रहे होंगे आप बात को, कि अगर ए का हर एक एलिमेंट वो बी का भी हो, और बी का हर एक एलिमेंट ए में भी हो। ठीक है, सो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए। सिंपल सी भाषा, डेफिनेशन हमको याद नहीं रखनी है, कॉन्सेप्ट समझना है। हम ऐसे कहते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, और चलो एग्जाम्पल से हम ज्यादा समझ में आएगा। ए है आपका 1 2 3 4, और बी है आपका 4 3 1 2। ठीक है, बी और ए दोनों में सेम एलिमेंट है, 1 इधर भी है, इधर भी है। तो हम क्या कह रहे हैं इस डेफिनेशन में, कि जो ए का एलिमेंट है, जैसे 1 ए का एलिमेंट है, तो 1 बी का एलिमेंट भी है। अगर 2 बी का एलिमेंट है, तो 2 ए का भी एलिमेंट है। तो ये डेफिनेशन का मतलब हुआ। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर हमने पहले भी देखा है कि सेट में ऑर्डर का कोई मायना नहीं रहता है। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट ऐसे ही लिखा है ताकि कुछ पुराने वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे सेट ए किसके बराबर है, सेट बी के बराबर है। ठीक है, सो कैपिटल ए इज इक्वल टू कैपिटल बी, ऐसे लिखते हैं इसको। अब मान लीजिए कोई सेट इक्वल नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं अगर यहाँ पे 2 नहीं होता, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहाँ पे 2 नहीं है, तो उस केस में आपका ए और बी इक्वल नहीं होता, तो हम लिखते हैं ए नॉट इक्वल टू बी। ओके, फिर यहाँ पे है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, और बी इज इक्वल टू 1 1 2 3 4। यहाँ पे 1 रिपीट हो रखा है। ठीक है, तो भी ये दोनों सेट बराबर हैं, है ना, क्योंकि हमें पता है कि जो अगर नंबर रिपीट भी हैं, तो उनको एक ही बार गिना जाता है, उनका एक ही मतलब होता है। पहले तो जब हम लिखते हैं तो रिपीट करके नहीं लिखते, बट स्टिल ये दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल है। तो ये इक्वल सेट का मतलब होता है। ठीक है, हाँ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसे हम कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। सबसे पहली बात, किस सेट की बात कर रहे हैं हम, फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा डीप है कि फाइनाइट सेट मतलब क्या है, कि जिसके अंदर डेफिनाइट नंबर ऑफ मेंबर हो। ठीक है, यानी कि उसके अंदर 10 हो, 100 हो, 25 हो, 1000 हो, जितने भी हो, मतलब हम पता कर सकते हैं, राइट। तो उसका कार्डिनल नंबर क्या होता है, कि इस फाइनाइट सेट के अंदर कितने मेंबर हैं। ठीक है, अगर 10 मेंबर हैं, तो हम कहते हैं कि 10 उसका कार्डिनल नंबर है। 100 है तो हम कहेंगे कि 100 उसका कार्डिनल नंबर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फाइनाइट सेट कहा गया है। अगर यहाँ पे इनफाइनाइट सेट होता, तो इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर निकालना थोड़ा मुश्किल होता। ठीक है, ये अभी के लिए कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन सोचने का सब्जेक्ट है कि मान लीजिए इंटीजर का कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, रियल नंबर का कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, है ना। वहां पे तो इन्फिनाइटली मैनी एलिमेंट है, वो थोड़ा सा हाइयर लेवल का थिंकिंग है। बट यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट, किसी सेट में कितने मेंबर हैं, किसी परिवार में कितने सदस्य हैं, ये होता है कार्डिनल नंबर। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन ऑफ ए से। यहाँ पे एन का मतलब है नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने सदस्य हैं इस सेट ए के। तो फॉर एन एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स बिलोंग्स टू जेड। ओके, अब हम धीरे 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 जो है शब्द कम करते जा रहे हैं और सिंबल्स ज्यादा यूज करते जा रहे हैं। तो x बिलोंग्स टू z, यानी कि जो हमारा x है, पहली बात वो क्या है, वो एक इंटीजर है। उसके बाद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यानी कि जिसका स्क्वायर 36 आएगा, तो ऑब्वियसली एक 6 होगा, एक -6 होगा। तो इस केस में ए के पास कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर हैं, 6 और -6, इसलिए इसका कार्डिनल नंबर क्या है, 2 है। ओके, इस कार्डिनल नंबर को आप कार्डिनलिटी भी कह सकते हैं। ठीक,
हाँ, फिर नेक्स्ट यहीं से एक डेफिनेशन आती है, इक्विवेलेंट सेट। टू फाइनाइट सेट आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनैलिटी इज सेम, यानी कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे ए और बी दो अलग अलग सेट हो सकते हैं, यानी कि ए हो सकता है आपका 1 2 3 4, अब बी हो सकता है आपका 5 6 7 8। तो सेट तो अलग अलग है, लेकिन ए के अंदर भी 4 मेंबर हैं, बी के अंदर भी 4 मेंबर हैं, तो ऐसे केस में हम ए और बी को इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। ठीक है। और अगर सेम मेंबर है, मतलब इधर भी 1 2 3 4 है और इधर भी 1 2 3 4 है, तो वो इक्वल सेट होंगे। इक्वल सेट होंगे तो ऑब्वियसली उनके कार्डिनैलिटी भी सेम ही होगी। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट जो है वो कार्डिनैलिटी से रिलेटेड है। ओके, बी इज इक्वल टू 1 2, जैसे कि हाँ यहाँ पे ए और बी का एग्जाम्पल दिया है। ए यहाँ पे 6 और -6 है, अब बी यहाँ पे 1 2 है, तो ए और बी कैसे हैं, इक्विवेलेंट। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे अबाउट एक्सरसाइज नंबर 1.2 ऑफ एनसीईआरटी। ओके, क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है मैथ्स की, उसमें 1.2 एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको जो है इन कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन ना रहा होगा। ठीक है, जो भी कंफ्यूजन था वो मैंने काफ़ी चीज़ों में क्लियर कर रखे हैं। सो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।